BYD, एक चाइनीज कार ब्रांड जिसने टेस्ला को भी पीछे छोड़ दिया। करीब 30 साल पहले एक गरीब किसान के बेटे ने सपना देखा था कुछ बड़ा करने का। उसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऐसा जुनून था कि बचपन में ही अनाथ होने के बावजूद अपनी मेहनत के दम पर उसने मास्टर्स की डिग्री हासिल की और उसके इसी जुनून और मेहनत ने एक ऐसा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया जिसकी कहानी आज सबके लिए इंस्पिरेशन है। वो शख्स जो इलॉन मस्क को भी टक्कर दे दे, जिसकी कंपनी डाइमलर और टोयोटा जैसी दिग्गज कंपनीज के साथ मिलकर कार बनाती हो, जिस कंपनी की पोटेंशियल देख वॉरेन बफेट ने भी फटाफट उसके 10% शेयर्स खरीद लिए, जिस कंपनी को इंडिया में प्लांट लगाने से इसलिए रोक दिया गया क्योंकि ये टाटा और महिंद्रा को बर्बाद कर देती। तो निश्चित तौर पे कुछ तो खास बात होगी BYD में। आप में से ज्यादातर लोगों ने शायद जाने अनजाने BYD के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी किया होगा, क्योंकि शुरुआत में BYD नोकिया और मोटोरोला जैसी तमाम मोबाइल कंपनीज के लिए रिचार्जेबल बैटरीज बनाया करती थी। और अब हाल ये है कि आज महिंद्रा को भी अपनी लेटेस्ट इलेक्ट्रिक कार XUV 9e और BE6 में BYD की रेवोल्यूशनरी ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ा। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि साल 2005 में अपनी पहली कार लॉन्च करने वाली ये कंपनी महज 20 सालों में ही हर साल 40 लाख से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक कार्स और बसेस कैसे बेचने लगी, वो भी तब जब दुनिया में चाइनीज ब्रांड्स को चीप कॉपीज और घटिया क्वालिटी के लिए जाना जाता है। आखिर BYD ने उस इमेज को कैसे बदल दिया? क्या चाइनीज गवर्नमेंट के बेतहाशा सपोर्ट और EV पर मिली तगड़ी सब्सिडी ने BYD की किस्मत को बदला है, या वाकई इस ब्रांड में दम है? आज की वीडियो में हम BYD की शुरुआत से लेकर ग्लोबल लीडर बनने तक की पूरी कहानी, सारे राज और उसके पीछे की पूरी स्ट्रेटजी को डिटेल में जानेंगे। BYD की कहानी शुरू होती है साल 1966 में, जब चाइना के अनहुई प्रांत में एक गरीब किसान के घर वांग चुआनफू का जन्म हुआ। परिवार में गरीबी इतनी थी कि 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिल पाती थी। लेकिन असली संघर्ष तब शुरू हुआ जब बचपन में ही उनके माँ बाप दोनों की डेथ हो गई और किसी तरह उनके बड़े भाई बहन ने घर का खर्च संभालने की कोशिश की। हालात ऐसे थे कि कोई भी अनाथ बच्चा पूरी तरह से हार मान ले, लेकिन वांग चुआनफू की आंखों में कुछ बड़ा करने का सपना था। उन्हें बचपन से ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी में गहरी दिलचस्पी थी। इसी वजह से इतने मुश्किल दौर में भी उन्होंने अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी और स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 1987 में वांग ने सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी से मेटलर्जिकल फिजिकल केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। पढ़ाई में उनकी मेहनत और कॉलेज से मिलने वाली स्कॉलरशिप ने उन्हें आगे बढ़ने में बहुत मदद की और उन्होंने मास्टर्स की डिग्री भी हासिल कर ली। फिर आया 90s का दौर, जब वांग की मेहनत रंग लाने लगी। उन्हें एक सरकारी रिसर्चर की नौकरी मिली, लेकिन जिसकी किस्मत में लाखों लोगों को नौकरी देना लिखा था, वो एक नौकरी में बंध कर कैसे रह सकता था? वांग ने मार्केट को एनालाइज करना शुरू किया और कोई इनोवेटिव बिजनेस को एक्सप्लोर करने का फैसला लिया। फिर आया साल 1995, जब वांग ने सिर्फ 29 साल की उम्र में अपने कजिन लू सियांग के साथ मिलकर शेंजन के पास एक छोटी सी कंपनी शुरू की और इस तरह शुरुआत हुई BYD के विशाल बिजनेस एम्पायर की। शुरुआत बहुत छोटी थी और उस समय BYD का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में उतरने का कोई इरादा भी नहीं था। क्योंकि वांग को फिजिकल केमिस्ट्री की अच्छी जानकारी थी, इसलिए उनका सपना बैटरी टेक्नोलॉजी में कुछ बड़ा करने का था। जहां एक तरफ चाइना में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का प्रोडक्शन काफी तेजी से बढ़ रहा था, वहीं टेलीकॉम सेक्टर भी तेजी से ग्रो कर रहा था। इस वजह से बैटरीज की डिमांड में तेजी आने लगी थी और इसी मौके को पहचानकर BYD ने रिचार्जेबल बैटरीज बनाना शुरू किया। BYD की स्ट्रेटजी शुरुआत से ही बिल्कुल साफ थी कि जो प्रोडक्ट्स मार्केट में हिट हो रहे थे, उनकी सस्ती और अफोर्डेबल कॉपी तैयार करना, ठीक वैसे ही जैसे ज्यादातर चाइनीज ब्रांड्स किया करते थे। ये स्ट्रेटजी काम कर गई और धीरे धीरे नोकिया, मोटोरोला, सोनी एरिक्सन और सैमसंग जैसी दिग्गज कंपनीज से भी उन्हें मोबाइल फोन्स की रिचार्जेबल बैटरीज के ऑर्डर्स मिलने लगे। अब वांग के पास इतने पैसे तो थे नहीं कि बड़ी फैक्ट्री शुरू कर सकें, इसलिए उनके कजिन ने जैसे तैसे कुछ पैसे जुटाकर कंपनी में इन्वेस्ट किए। पैसे बचाने के लिए वांग ने हाईटेक और महंगी मशीनों की जगह बड़ी तादाद में कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज से काम कराना शुरू किया और यही तरीका BYD की पहली बड़ी सक्सेस का कारण बना। BYD ने अपनी शुरुआत निकल कैडमियम बैटरीज से की, जो उस समय काफी पॉपुलर थी। लेकिन वांग का फोकस सिर्फ प्रोडक्शन तक सीमित नहीं था। उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जमकर इन्वेस्ट किया और इसी का नतीजा था कि साल 2000 के आसपास BYD ने लिथियम आयन और लिथियम पॉलीमर बैटरीज भी बनानी शुरू कर दी। सच कहा जाए तो सोनी, पैनासोनिक, सैन्यो और तोशिबा के बैटरीज की क्वालिटी उस समय BYD से काफी बेहतर थी, लेकिन उनकी कीमत भी कई गुना ज्यादा थी। इसी का फायदा उठाकर BYD की सस्ती बैटरीज ने मार्केट में धूम मचा दी और जिस इंडस्ट्री पर कभी जापान का कब्जा हुआ करता था, उसे BYD ने अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया।
फिर साल 2000 की शुरुआत में BYD ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हुए मोबाइल फोन के कंपोनेंट्स भी बनाना शुरू कर दिया और नोकिया, मोटोरोला और सैमसंग के मोबाइल में ज्यादातर पार्ट्स BYD के इस्तेमाल होने लगे। यहाँ तक कि एप्पल के आईपैड भी BYD बनाने लगा। एप्पल तो BYD को इंडिया में भी लाना चाहता था, लेकिन सरकारी अप्रूवल न मिलने की वजह से ये प्लान आगे नहीं बढ़ सका। फिर आया साल 2003 जब BYD ने एक नया माइलस्टोन हासिल किया। कंपनी को हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर दिया गया और इस लिस्टिंग ने BYD को एक ग्लोबल पहचान दिलाने में बड़ा रोल निभाया। लेकिन दोस्तों, अगर अभी देखा जाए तो दुनिया भर के मार्केट में करेक्शन चल रहा है और इसी वजह से क्रिप्टो के प्राइसेस नीचे आए हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि बेरिश मार्केट ही वो टाइम होता है जब स्मार्ट इन्वेस्टर्स एंट्री लेते हैं, ताकि जब मार्केट बाउंस बैक हो तो मैक्सिमम रिटर्न्स मिल सके। तो अगर आप भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने की सोच रहे थे तो यह एक परफेक्ट टाइम हो सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि कौन सा प्लेटफॉर्म सेफ एंड सिक्योर है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए। वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज CoinSwitch के साथ कीजिए। यहाँ आप क्रिप्टो फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं, जहाँ आपको मिलती है लोवेस्ट फीस, 350 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स और अप टू 25x लेवरेज। मतलब अगर आपके पास सिर्फ 1000 रुपीज है ट्रेड के लिए, तो भी आप 25,000 प्लस रुपीज का ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग में नए हैं तो पहले 15 डेज के लिए मिलता है 100% फी रिबेट, यानी आप अपनी पूरी फीस सेव करेंगे। CoinSwitch फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है और 2 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स ने इस प्लेटफॉर्म पर अपना ट्रस्ट दिखाया है। और सबसे अमेजिंग बात, CoinSwitch अब दे रहा है 1% कैशबैक और पहले 30 डेज के लिए 0 ट्रेडिंग फीस। CoinSwitch पर प्रूफ ऑफ रिजर्व्स यानी POR भी मेंटेन किया जाता है और CoinSwitch ने रिसेंटली CoinSwitch केयर लॉन्च किया है, जिसके थ्रू 600 करोड़ का रिकवरी फंड लॉन्च किया है, जो वजीर एक्स के अफेक्टेड यूजर्स की मदद करेगा टू विड्रॉ देयर अफेक्टेड फंड्स। ये दिखाता है उनकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ को। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, अभी जाके CoinSwitch को चेकआउट कीजिए। चलिए कहानी पर वापस लौटते हैं। वांग चुआनफू को भी शायद अंदाजा नहीं था कि उनकी छोटी सी कंपनी इतनी बड़ी सक्सेस हासिल कर लेगी। लेकिन एक बात अब उन्हें साफ समझ आ गई थी कि बैटरीज का फ्यूचर काफी ब्राइट है। जिस रफ्तार से दुनिया में एनर्जी की डिमांड बढ़ रही थी और डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे थे, वहाँ रिचार्जेबल बैटरीज आने वाले समय में गेम चेंजर बनने वाली थी। यही सोचकर वांग ने एक बड़ा फैसला लिया, बैटरी से आगे बढ़कर सीधे इलेक्ट्रिक कार्स की दुनिया में कदम रखने का। और यहीं से BYD के नए चैप्टर की शुरुआत हुई। लेकिन वांग के इस डिसीजन का सबने मजाक उड़ाया, क्योंकि एक चाइनीज बैटरी मेकर टेस्ला, फोक्सवैगन, मर्सिडीज और BMW के कंपटीशन में उतरने की बात कर रहा था। अब ये बात तो सही थी कि BYD को कार मैन्युफैक्चरिंग का कोई आइडिया नहीं था, लेकिन वांग ने किसी की परवाह नहीं की और ऑटोमोबाइल सेक्टर में उतरने का रिस्क उठा लिया। दरअसल साल 2003 में वांग की नजर पड़ी चाइनीज गवर्नमेंट की सिचुआन ऑटोमोबाइल पर, जो बैंकरप्ट होने की कगार पर थी। उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया और अपनी पहली कार लॉन्च की, जो एक कन्वेंशनल पेट्रोल कार थी, जिसमें मित्सुबिशी का 4 सिलेंडर इंजन लगाया गया था। हालांकि वांग का टारगेट इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कार बनाने का था, जिसमें वो अपनी बैटरी टेक्नोलॉजी की एक्सपर्टीज को यूज कर सकें। फिर क्या था, पूरी टीम ने दिन रात मेहनत की और आखिरकार साल 2005 आते आते उन्होंने अपनी पहली प्लग इन हाइब्रिड कार BYD F3DM को मार्केट में उतार दिया, जो सीधे चाइना की फेवरेट कार टोयोटा कोरोला को टक्कर देने लगी। फिर वो समय आया जब BYD की किस्मत बदल गई। हुआ यूं कि BYD की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ने दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट के ध्यान को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और 2008 में बर्कशायर हैथवे ने $230 मिलियन इन्वेस्ट करके BYD का लगभग 10% स्टेक एक्वायर कर लिया, जिससे BYD पूरी दुनिया की नजर में आ गया। और देखते ही देखते BYD की वैल्यूएशन 5 टाइम्स बढ़कर $5 बिलियन को भी क्रॉस कर गई। साल 2009 से 2013 के बीच BYD ने अपनी पूरी ताकत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी EVs पर लगा दी। सिर्फ कार्स ही नहीं, BYD ने इलेक्ट्रिक बस और कमर्शियल व्हीकल्स की दुनिया में भी कदम रख दिया। इस दौरान BYD ने इंटरनेशनल मार्केट में भी एंट्री की और खासकर यूरोप में उनकी इलेक्ट्रिक बसों को इतना जबरदस्त रिस्पांस मिला कि BYD की K9 इलेक्ट्रिक बस दुनिया की सबसे सक्सेसफुल इलेक्ट्रिक बसों में गिनी जाने लगी। साल 2010 में BYD ने मर्सिडीज की पेरेंट कंपनी डैमलर AG के साथ कोलैबोरेशन में डेंजा ब्रांड के नाम से लग्जरी इलेक्ट्रिक कार्स बनाना भी शुरू कर दिया। और साल 2013-14 तक एक तरफ जहां चाइना के EV मार्केट में BYD का दबदबा कायम हो गया, वहीं दूसरी तरफ उनकी इलेक्ट्रिक बसों ने इंटरनेशनल लेवल पर धूम मचा दी। दुनिया के 200 से भी ज्यादा शहरों की सड़कों पर BYD की इलेक्ट्रिक बसें दौड़ने लगी, यहाँ तक कि टेस्ला से भी ज्यादा। BYD की इस ग्रोथ में चाइनीज गवर्नमेंट का भी बड़ा हाथ रहा। फेवरेबल पॉलिसीज, सब्सिडीज और कई तरह के इंसेंटिव्स ने BYD की रफ्तार को और तेज कर दिया। BYD ने साल 2013 से 2022 के बीच BYD किन,
BYD टैंग, BYD हान, BYD डॉल्फिन, BYD सील और BYD एटो 3 जैसी पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च किए, जिसमें से कुछ मॉडल्स प्लग इन हाइब्रिड भी थे। लेकिन असली कमाल तो BYD की स्ट्रेटजी में छिपा था, जहां टेस्ला सिर्फ प्रीमियम कस्टमर्स को टारगेट करके लग्जरी इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है, वहीं BYD ने शुरुआत से ही मास मार्केट पर फोकस किया, अफोर्डेबल EVs और पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के जरिए। यही वजह है कि भले ही रेवेन्यू में टेस्ला आज भी आगे है, लेकिन सेल्स वॉल्यूम में BYD ने टेस्ला को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि जब BYD की कार्स अफोर्डेबल भी है और रिलायबल भी, तो फिर ये इंडिया की सड़कों पर क्यों नहीं दिखती? दरअसल BYD की इंडिया में एंट्री साल 2007 में हुई, चेन्नई में एक बैटरी एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के प्लांट के साथ। लेकिन जब वो कम्प्लीटली बिल्ड इलेक्ट्रिक कार्स को इंडिया में इंपोर्ट करना शुरू किए, तो इंडियन गवर्नमेंट ने उस पर 100% का इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया। यानी जो कार चाइना में 15 लाख की थी, उसकी कीमत इंडिया में 30 लाख हो गई। अब इतनी महंगी चाइनीज कार कोई क्यों खरीदेगा, जब टाटा और महिंद्रा के कार्स 15-20 लाख की रेंज में अवेलेबल है। और जब साल 2023 में इंपोर्ट ड्यूटी से बचने के लिए BYD ने इंडिया में अपना कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का प्रपोजल दिया, तो गवर्नमेंट ने उसे खारिज कर दिया। दोस्तों, बात सीधी सी है, अगर BYD इंडिया में अपना प्लांट लगाता तो लाखों लोगों को नौकरी मिलती और हमारी इकोनॉमी को भी तगड़ा फायदा होता। लेकिन असली खेल कुछ और है। BYD की बैटरी टेक्नोलॉजी और उनकी कार बनाने की काबिलियत इतनी तगड़ी है कि टाटा और महिंद्रा जैसे अपने बड़े बड़े ब्रांड्स भी उनके सामने टिक नहीं पाते। जहां उनकी ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी ने EV मार्केट में रिवॉल्यूशन ला दिया है, वहीं उनके वर्टिकल इंटीग्रेशन ने उनकी कार बनाने की लागत को जबरदस्त तरीके से घटा दिया है। टेस्ला भी अपनी कार के सिर्फ 30-40% पार्ट्स ही खुद बनाती है, लेकिन BYD ये तो बैटरी, मोटर, सेमीकंडक्टर से लेकर कार के 75% से भी ज्यादा पार्ट्स खुद ही बनाता है। यानी क्वालिटी भी उनके हाथ में और खर्चा भी उनके कंट्रोल में। आपको याद होगा दोस्तों, हाल ही में महिंद्रा ने अपने 2 नए इलेक्ट्रिक कार मॉडल्स XUV 9e और BE6 लॉन्च किए थे। लेकिन आपको पता है, इन दोनों गाड़ियों में जान फूंकने का काम भी BYD की ब्लेड बैटरी ने ही किया है, जो एक बार चार्ज होने पर 600 किलोमीटर से भी ज्यादा का रेंज देती है। अब आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि साल 2024 में महिंद्रा ने लगभग 7000 इलेक्ट्रिक कार्स, टाटा ने लगभग 69,000 और टेस्ला ने करीब 18 लाख इलेक्ट्रिक कार्स बेची थी। वहीं अकेले BYD ने 2024 में कुल 4.27 मिलियन यानी करीब 42,70,000 गाड़ियां बेच डाली, जिसमें से लगभग 17 लाख इलेक्ट्रिक कार्स थीं और लगभग 25 लाख हाइब्रिड कार्स थीं। यानी इलेक्ट्रिक हो या हाइब्रिड, दोनों सेगमेंट में BYD पूरी दुनिया में झंडा गाड़ चुकी है। आज $137 बिलियन की जबरदस्त नेटवर्थ के साथ ये कंपनी 9 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार देती है। और सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स और बसेज ही नहीं, बल्कि बैटरी, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, इलेक्ट्रिक फॉर्कलिफ्ट और यहाँ तक कि मोनो रेल तक बनाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि BYD कंपनी के बारे में आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी।